हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग आज यहाँ पर किसकी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संवहन धारा सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संवहन धारा सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरीके से ये कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक अगर चैनल को किसी ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच सके और आप बिना देरी किए हुए आप इस चीज़ का लाभ उठा सके। ये क्लासेस जो है आप जितने भी ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो आराम से इसे देख सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। इन केस अगर उन्हें समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आपको उसका सलूशन भी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं संवहन धारा सिद्धांत क्या होती है। इसका सिद्धांत 1928 से 1929, कई जगहों पर 1930 भी लिखा है। 1929 में किसने? आर्थर्स होम, यानी आर्थर्स होम ने दिया था। किसने? एक महोदय होते हैं जो आर्थर होम्स होते हैं, इन्होंने दिया था कि संवाद धारा सिद्धांत का संकल्पना दी थी। तो इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी को कितने दो भागों में बांटा है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है। कितने में? दो भागों में बांटा है। ये तो इस तरीके से मैंने बना दिया डायग्राम, ये नहीं होगा, बता रही हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक आपका बांटा है कि यहाँ पर सब स्टेटस, और एक बांटा है ये जो परत है, ये परत क्या है? ये क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। तो इन्होंने क्रस्ट को बांटा है क्रस्ट में। और एक ये जो इसके जैसे इस तरीके से निकल रही है करंट, जो आ रही है संवहन धारा, तो इसको इन्होंने कहा है कि ये जो है संवहन धारा है। आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कवर करेंगे सब स्टेटस के बारे में। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व उपस्थित होते हैं। किसमें? जो हमारा सब स्टेटस होता है उसमें क्या है? संवहन धारा में सिद्धांत में इसमें जो है रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है? क्रस्ट है। ये हमारा क्या है? यहाँ पर क्रस्ट है। और इस तरीके से जो हमने बनाया था, यहाँ पर क्या है? ये जो पदार्थ होते हैं, ये क्या? ये आपके क्या है? यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं चट्टाने, जिसमें जो इसको क्या कहते हैं? चट्टाने पिघली अवस्था में होती है, ये इन्होंने बताया, जिसे मैग्मा और लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा और लावा कहते हैं। संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती हैं और क्रस्ट के आधार से टकराती हैं, तो क्षैतिज विस्थापन की क्रिया उत्पन्न होती है। किस तरीके से? मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये एक पृथ्वी हो गई, ये आपका क्या है? ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर। और फिर इस तरीके से क्या है? यहाँ पर जो है ये आपकी क्या है? यहाँ पे ये अंदर जो है आपके पृथ्वी के अंदर जो आपका मेंटल है, यहाँ पर मेंटल में क्या होती हैं? कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो चट्टानों को क्या करते हैं? पिघलाती हैं। इतना हीट वहां से एनर्जी उत्पन्न होती है कि वो चट्टानों को क्या करते हैं? पिघला देते हैं। और वही चट्टान जब पिघल कर आती हैं तो वो क्या? लावा मैग्मा उसे कहते हैं, लावा मैग्मा बनती हैं, ठीक है। और जब ये क्या करती हैं? यहाँ पर ऊपर की ओर उठती हैं तो ये क्या? क्रस्ट से टकराती हैं। और जब ये क्रस्ट से टकराएंगी तो कहीं इधर बिखर के आएंगी, कहीं इधर आएंगी, फिर ये क्या करती हैं? फिर से आकर मेंटल में प्रवेश करती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन धारा सिद्धांत कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से। चलिए, ये आ गया आपका डायग्राम। क्या है? कन्वेंशन करंट्स होती हैं हमारी, देखते हैं कि क्या होती हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि
एक सेकंड, इसके पढ़ने के बाद यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। मैग्मा और लावा ठंडा होकर पुनः मेंटल में प्रवेश कर जाता है या पुनरावृत्ति होती है किसकी, लावा और मैग्मा की। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवहन धारा सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये एक क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रस्ट है, ये क्या है, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर हो गया। यहाँ पर क्या है, कन्वेंशन सेल्स होती हैं। जब यहाँ पर लावा और ये आपका क्या है, ये मेंटल है। यहाँ पे एक इतनी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे यहाँ पे जो ठोस चट्टानें होती हैं वो क्या करती हैं, पिघलती हैं। और जब ये पिघलती हैं तो ये लावा में कन्वर्ट होती हैं, लावा मैग्मा बनती हैं। और जब लावा मैग्मा बनेंगी तो जो हीट क्या होगा, रिलीज होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट कन्वेंशन यानी कि संवहन धारा की स्थिति पैदा होती है। और इस कारण से मैग्मा इतना खौलता है, इतना हीट होता है कि वो ऊपर की ओर क्या करता है, उठता है। जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो ये क्या करेगा, अब ऑब्वियसली जब ऊपर से ऊपर की ओर उठेगा तो ये आएगा ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ आता है तो क्या करता है, क्रस्ट से, यहाँ पर या अपर मेंटल कर सकते हैं, ये क्रस्ट से क्या करता है, टकराता है। और जब ये क्रस्ट से टकराता है तो इधर जो भी स्पेस मिलता है उधर उस स्थिति में वो क्या होता है, मूव ऑन हो जाता है। उधर से क्या करता है, विपरीत उसके जिधर उसको स्पेस मिलती है वो उधर की तरफ जाके वहां पे पिघल मतलब जाता है। और जब वो क्रस्ट से जैसे ही वो टकराता है तो वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होकर फिर वो वही क्या करता है, मेंटल में आकर वो मिल जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संवहन धारा सिद्धांत कहते हैं, कन्वेंशन करंट कहते हैं। समझ में आ गई बात। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर, अच्छा ऑडियो वीडियो क्लियर है, 1 मिनट जरा हम देख ले, हाँ क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इनकी थ्योरी देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर जो है आपकी थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 से 1929 कह सकते हैं या 1930। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 1930 लगभग के दशक में ऑथर्स क्या हैं, यहाँ पर होम्स क्या है, ऑथर होम्स द्वारा किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। यह सिद्धांत पृथ्वी की प्लेटों की गति को, किसकी, पृथ्वी की प्लेटों की गति को स्पष्ट करता है। किसको करता है, उनकी गति को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार पृथ्वी के मेंटल, जो आपकी ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो ये मेंटल वाली अवस्था है, ये आपका क्या है, ये क्रस्ट है। यहाँ पर ये मेंटल है, ये आपका क्या है, ये कोर है। तो मेंटल वाली जो मेंटल में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा के कारण संवहन धाराएं बनती हैं। इसके कारण यहाँ पर जो है रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उससे उत्पन्न ऊष्मा जो होती है उसके कारण क्या होती है, संवहन धारा बनती है या मैग्मा बनती हैं। ये धाराएं ऊपर और नीचे की दिशा में संचलित होकर प्लेटों को खिसकाने या टकराने तथा एक दूसरे से दूर जाने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों का विस्थापन एवं प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया संचालित होती है। आपको समझ में आ गया। ये आपका संवहन धारा सिद्धांत का पूरा व्याख्या है, ठीक है, कि किस तरीके से संवहन धारा सिद्धांत का जो एक संकल्पना है उसके बारे में ऑथर होम्स ने बताया है। ऑथर होम्स जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहाँ के हैं, ये ब्रिटिश के भूवैज्ञानी ऑथर होम्स 1928 से 1929 या 1930 के आसपास इन्होंने ये संकल्पना दी। मूल कारण क्या था, इन्होंने बताया,
मूल कारण जो था रेडियोधर्मी तत्वों में के विघटन के कारण पृथ्वी में के मेंटल में अत्यधिक ताप का अंतर, ये इन्होंने बताया कि रेडियो एक्टिव तत्व जब वहां पे उत्पन्न होते हैं तो इस कारण से हीट क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पे कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब उसी ऊष्मा के कारण क्या होता है, संवहन धारा सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो प्रक्रिया जो है आपका मेंटल में गर्म पदार्थ ऊपर उठता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप देख रहे होंगे गर्मी में क्या होती है, आप फैन चलाते हैं, गर्मी में आपने देखा होगा कि जो हवा है, फैन की हवा है, वो क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, फैलती है, हमें हवा नहीं लगती। लेकिन वही जब ठंडी में हम पंखा चलाते हैं तो क्या होती है, एकदम सीधे, एकदम ऐसी हवा लगती है कि अगर आप उसे मतलब मिनिमम पे भी करके चला रहे हैं तभी भी आपको हवा का क्या होता है, महसूस होता है कि हाँ फैन चल रहा है या ठंडा लग रहा है। लेकिन गर्मी में आप फुल पे भी चलाते तो क्या होता है, हवा आपको नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो हीट के कारण क्या होती है, हवा ऊपर की ओर उठती है। और जब ठंडी में क्या होती है, अगर उसे ठंड होती है, ठंडी में जो हवा है वो क्या होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, धंसती है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यह क्या है, प्रक्रिया मेंटल में गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, फैलता है और ठंडा होकर फिर नीचे बैठ जाता है, जिससे प्लेटों के नीचे संवहन चक्र यानी कि कन्वेंशन सेल्स बनते हैं। इसी कारण से क्या होती है, करंट्स, जो कन्वेंशन करंट्स है वो क्या होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। परिणाम, ये धाराएं पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट या प्लेटों को गति प्रदान करती हैं। जहां धाराएं मिलती हैं वहां प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। अब ऑब्वियसली अगर इधर से कोई धारा आ रही है या इधर से आ रही है तो ये जो आपकी प्लेट है तो ये क्या होंगी, ये कहीं ना कहीं तो आपस में टकराएंगी, मूवमेंट करेंगी। तो इसी से क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स का जो उत्पन्न होने का कारण क्या है, यही तो है संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया। फिर ये धाराएं क्या करती हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर उठती हैं, गति प्रदान करती हैं। जहां धाराएं मिलती हैं वहां प्लेट आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। ठीक है, आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, टकराती हैं, अभिसरण होता है। ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। और जहां अलग होती है वहां प्लेटें दूर जाती हैं इस तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं, अपसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसरण कहते हैं। अगर कोई दो वस्तु हैं वो आपस में मिल रही हैं तो क्या होता है, अभिसरण होता है। अब वही दो वस्तु क्या है, आपस से दूर हो रही हैं तो वो क्या होता है, अपसरण होता है। तो इसका मतलब जो दो प्लेटें हैं वो आपस की तरफ अगर टकरा रही हैं तो अभिसरण हो रहा है। अगर वो दो प्लेटें मतलब एक प्लेट है वो खिंचाव करके अलग हो रही हैं दोनों प्लेटें, तो वो अपसरण प्रक्रिया होती है। ठीक है, महत्व की बात कर ले तो यहाँ पर है यह प्लेटें विवर्तन की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे के बल को क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं। जो आपका प्लेट टेक्टोनिक होता है वो कैसे होता है, वो आपका क्या होता है, जब आपने सुना होगा कि प्लेट मूवमेंट कर रही हैं तो वो जो मूवमेंट कर रही हैं उस प्रक्रिया कैसे मूवमेंट कर रही हैं, कहीं ना कहीं उस पर कोई बल लग रहा होगा तभी तो वो मूवमेंट कर रही है ना। यही कारण है यहाँ पर, ये जो संवहन धारा सिद्धांत है इसी का ही यहाँ पर रोल है। ठीक है, ये जो है तो ये आपको इजीली मैंने सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे किनकी, महाद्वीपीय गति क्यों करते हैं, जो महाद्वीप हैं गति क्यों करते हैं, ये उनके मतलब दिमाग में, ऑथर्स होम्स जी के दिमाग में आया तो उन्होंने क्या बोला, मतलब अगर ठोस दिखने वाले महाद्वीप अपनी जगह से क्यों और कैसे खिसकते हैं, इनके दिमाग में ये चला कि भाई ये पदार्थ जो है ये तो आपका ठोस है, ये किस तरीके से खिसक रहा है इसके बारे में। तो इन्होंने समाधान किया दिया
उत्तर क्या दिया? यह पहेली को सुलझाने के लिए ऑथर्स होम्स ने 1928 से 1929 में अपना प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत? ये इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है, संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेंशनल करंट थ्योरी इन्होंने दिया। होम्स ने तर्क दिया कि पृथ्वी के भीतर मौजूद अत्यधिक ताप ऊर्जा एक इंजन की तरह काम करती है, जो महाद्वीपों को ढकेलने वाली धाराओं को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। ये आपकी ये जो हैं, ये क्या है? ये धाराएं हैं। ये क्या है? धाराएं हैं। इन्हें क्या करती हैं? जन्म देती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी? उत्पत्ति, यानी कि ताप ऊर्जा का अदृश्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर क्या है? सब स्टेटस हो गया, यानी कि अर्ध-स्तर। यहाँ पे ये क्या है? ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये क्या है? ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर एक हीट रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। अब वो इतनी भारी भरकम एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है? यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसी ऊष्मा के कारण यहाँ पर क्या होता है? संवहन धारा की उत्पत्ति होती है। प्रक्रिया, इन तत्वों के निरंतर क्षय के कारण अत्यधिक ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, प्रभाव क्या है इसका? अगर उत्पन्न हो रही है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इस भयंकर ताप के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में आ जाती हैं। जब ये हीट रिलीज करेगी तो ऑब्वियसली किसी न किसी चीज को ये पिघलाएगी। ये क्या है? जो चट्टानें हैं अंदर, वो क्या होती हैं? पिघलना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब वो पिघलना स्टार्ट कर देंगी तो क्या होती है? अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, जब ये क्या है? ये कोई ठोस मान लो वस्तु है ना? तो ये जो ठोस वस्तु है, तो इसने इतना ही एरिया कैप्चर किया होगा, लेकिन अगर यही एरिया पिघल जाए तो क्या होता है? लिक्विड में अगर आ जाए तो ये बहुत सारा एरिया कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लें तो जैसे पानी आप देख लो, जब पानी जो होता है वो क्या होता है? आपने देखा होगा कि पानी पूरा फैल के रहता है। वो अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप कहीं के अगर डाल रहे हैं तो वो पानी क्या होगा? पानी आपको फैलता मिलेगा। लेकिन अगर कोई वहां पे वस्तु रख रहे हैं तो वो क्या है? वो उतना ही स्पेस कैप्चर करेगी या उतना ही स्पेस कवर करेगी, लेकिन पानी क्या है? पानी कवर करेगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि यहाँ पर जो ठोस चट्टानें थी वो क्या हो गई? पिघलना शुरू कर दी, और जब पिघली अवस्था में आई तो वो क्या हुई? मैग्मा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ये आपका मैग्मा का निर्माण कर रही हैं यहाँ पर। और जब मैग्मा और लावा और मैग्मा का निर्माण करती हैं तो फिर ये क्या होती हैं? अब ये इतनी हीट होने के कारण ये इतना उबाल करती हैं कि मतलब ये ऊपर उठने के लिए तत्पर होती हैं कि इन्हें किस तरीके से, भाई सिंपल सा है कि कोई भी चीज अगर छोटी जगह में होगी तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से ये क्या करती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं, और जैसे ही ये क्रस्ट से जाकर टकराती हैं, तो जब क्रस्ट से ये टकराती हैं तो वहां पर क्या है? वहां पर ठंडा वातावरण मिलता है। क्रस्ट के आधार से जब टकराती हैं, ये आपका क्या होता है? ये आपका क्रस्ट है। इसके आधार से जैसे ही यहाँ पे जाके टकराएंगी, ये क्या? यहाँ पर ठंडा हो जाती हैं, और जब ठंडा होती हैं तो इनको जिधर स्पेस मिलता है ये इस तरीके से आकर यहाँ पर क्या होती हैं? फिर से ये ठोस हो जाती हैं, जम जाती हैं, और फिर ये आकर मेंटल में पिघलकर फिर क्या होती हैं? लावा बनती हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संवहन धारा सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सा आप लोग समझ लो, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि मेंटल से क्रस्ट की ओर मैग्मा की यात्रा। वही मैंने आपको बताया कि ये देखो, ये क्या है? ये आपकी क्या है? मैग्मा है। ये आपका क्रस्ट है। जब क्रस्ट से टकराती हैं तो ये क्या? इस तरीके से कहीं घूमती हैं। अच्छा, जब ये टकराएंगी तो कहीं ना कहीं क्रस्ट पे दरार पड़ेगी, प्रेशर पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ वो क्या होता है? टूट फूट होता है। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे जो भूकंप आप देखते हैं, भूकंप की प्रक्रिया क्या होती है? यही सारे तो होते हैं। आगे जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा? पता चलेगा कि किस तरीके से आपका भूकंप आता है।
अभी भूकंप वाली जब क्लासेस होंगी उसमें भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं गर्म फ्लूमस। अत्यधिक ताप के कारण हल्का होकर मैग्मा संवहन धाराओं के रूप में तेजी से ऊपर उठता है। ये देखो आपका, ये धाराएं हैं, ये क्या हो रही है, मैग्मा तेजी से ऊपर उठ रही हैं। ऊर्जा की मुक्ति, जब यह ऊपर उठती हुई धारा क्रस्ट के आधार से जोरदार तरीके से टकराती हैं, तो भारी मात्रा में ताप क्या होती है, यहाँ पर जो ताप ऊर्जा है वो मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, वो क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, क्षैतिज विस्थापन और संवहन चक्र की पुनरावृत्ति के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको वही बताया, यहाँ पर ये क्या है, ये हॉट मैग्मा है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये मेंटल है आपका, ये क्या है, ये मेंटल है। और जब ये ऊपर की ओर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, क्रस्ट, ये आपका एरिया क्रस्ट है। जब ये क्रस्ट से टकरा रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, ये आपका फिर से यहाँ पे जाके जम जा रहा है। और जब ये जमता है तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जम आता है और फिर ये क्या करता है, मेंटल में फिर से प्रवेश कर जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी साइकिल को क्या कहते हैं, संवहन धारा की जो पुनरावृत्ति है उसको कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है, टकराव। गर्म मैग्मा क्रस्ट के निचले हिस्से से टकराता है। ठीक है, दूसरा क्षैतिज विस्थापन देखते हैं। ऊपर उठने का रास्ता न मिलने पर मैग्मा क्रस्ट के समानांतर क्षैतिज दिशा में बहने लगता है। समझ में आ गई, ये जब यहाँ पर इसको रास्ता नहीं मिलेगा तो चाहे इधर आएगा या इस अवस्था में आएगा, इसको जिधर भी रास्ता मिलता है वो क्या, वहां पर बहता है। फिर तीसरा शीतल क्रस्ट, यानी शीतल, यानी कि क्रस्ट के संपर्क में आने से मैग्मा की ताप ऊर्जा कम होती है और यह ठंडा होने लगता है। पुनरावृत्ति क्या है, जैसे ही जब ठंडा होकर भारी हुआ पदार्थ वापस मेंटल की गहराई में प्रवेश करता है, जिसे चक्र पूरा होता है। ठीक है, बता दिया, आप समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत की आलोचना। कोई भी चीज होती है तो नॉर्मल सी बात है, इनकी भी आलोचना की गई, इनकी भी खूब आलोचना हुई। देखते हैं, इनकी आलोचना ये होती है कि मेन जो आलोचना, मुख्य आलोचना, होम्स का सिद्धांत यह समझाने में सफल रहा कि बल कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पर लेकिन शब्द आ गया, यह कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दे सका या नहीं दे सके। ऑथर होम्स जी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सके। जैसे प्रश्न नंबर 1 आता है कि इन धाराओं की उत्पत्ति ठीक उसी विशिष्ट स्थान पर क्यों होती है जहां वे पाई जाती हैं। एक ये कुछ सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि संवहन धाराओं की उत्पत्ति और उनके विनाश का सटीक और संतुलन तंत्र, सुसंगत तंत्र क्या है, ये एक सवाल उठता है। तो इसका आंसर वो ना दे पाए, इसीलिए क्या है, उनकी यहाँ पर आलोचना होती है। क्या होती है, आलोचना होती है ऑथर्स होम जी की, जो इनके सिद्धांत है उसकी। अब देखते हैं यहाँ पर कि नया साक्ष्य क्या है। अभी हमने किसके, महाद्वीप के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं महासागरों के बारे में। तो महासागरों के नीचे का मानचित्र इस तरीके से कुछ है। ये क्या है, इसने आपने देखा होगा, ये आपकी पनडुब्बी है। क्या है, पनडुब्बी। तकनीकी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनडुब्बियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार तकनीक ने भूविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। खोज क्या था, इससे पहले माना जाता था कि समुद्र तल जो एक सपाट है, ये जो समुद्र तल है ये किस तरीके से है, एक इस तरीके से सपाट है। लेकिन सोनार मानचित्र ने साबित कर दिया कि समुद्र के नितल पर पृथ्वी की सबसे जटिल और विविध आकृतियां क्या हैं,
मौजूद हैं। ये जो आकृतियां आपको दिखने को मिल रही हैं, ये क्या है? ये आपकी समुद्र तल की हैं। ठीक है, ये किसने बताया? सोनार ने बताया। ये जो तरंगे आपको दिख रही हैं, ये तरंगे को क्या नाम है? सोनार। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपका है कि समुद्री नितल की स्थला आकृतियां। जब आप समुद्र में जाते हैं तो आप देखे होंगे कि तरह तरह की स्थला आकृतियां मिलती हैं। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि तट के पास उथला स्थान। जब आप समुद्र के तट पर होते हैं तो कुछ इस तरीके का दृश्य आपको देखने को मिलता है। जब आप पानी में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा मिलेगा। फिर इसके बाद महाद्वीपीय ढाल, गहराई की ओर अचानक ढलान। आप देखे होंगे कि जब आप, ये क्या है? ये अचानक आपको ढलान मिलेगा। इस तरह की आकृतियां होती हैं। फिर थोड़ा देर आप जब जाएंगे तो देखे होंगे एक सपाट मैदान मिलता है, यानी कि समुद्री मैदान, गहरे समुद्र का समतल हिस्सा, यानी कि जो बराबर हो, इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर लेकिन क्या है? यहाँ पर गहराई ज्यादा हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पर ट्रेंच मिलता है, गर्त मिलता है। समुद्र तल की सबसे गहरी खाई या खाइयां कौन सी होती हैं? ट्रेंच होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे कटक मिलेगा आपको। समुद्र के बीच स्थित पुरानी नुमा पर्वत श्रृंखला मिलेंगी। जब ये कैसे मिलती हैं, ये भी आपको बता दें कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ये क्या होता है? ये यहीं तो जाकर जमता है, जमता जाता है, तो वो क्या होता है? इसी से तो पर्वत और सबका निर्माण होता है। अभी आपने जैसे पढ़ा यहाँ पर मैग्मा के बारे में कि किस तरीके से ये क्रस्ट से टकराती है और वहां पे आके जम जाती है। तो ये सारा क्या है? यही तो स्थलाकृतियां बनाती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा इसे हम कवर कर लेते हैं। कुछ समुद्री नितल की स्थलाकृतियां अत्यंत विविध और जटिल होती हैं, जो महाद्वीपीय मग्नतट से लेकर महासागरों की गहरी खाइयों तक फैली होती हैं। यह सतह पूरी तरह समतल नहीं होती है, बल्कि इसमें पर्वत, घाटियां, ज्वालामुखीय द्वीप और विस्तृत मैदानी क्षेत्र शामिल होते हैं। तट के समीप उथला और हल्की ढाल वाला भाग महाद्वीपीय मग्नतट कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्नतट कहलाता है। जिसके बाद तीव्र ढाल वाला क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल कहलाता है या होता है, जो गहरे समुद्र की ओर जाता है। इसके नीचे मलबे के जमाव से बना महाद्वीपीय उभार पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं महासागरीय नितल के। अभी हमने महाद्वीप की नितल की बात की। अब यहाँ पे महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत और समतल भाग गहरे सागरीय मैदान होते हैं, जो लगभग 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य महासागरीय कटक समुद्र के क्या होते हैं? भीतर होते हैं या ये पाए जाते हैं। लंबी पर्वत श्रृंखलाएं ये होती हैं, जो कटक होती हैं वो क्या होती हैं? लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जहां नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। वहीं समुद्री पर्वत ज्वालामुखी उत्पत्ति के ऊंचे भाग होते हैं और फ्रेंच महासागर की सबसे गहरी खाइयां होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरियाना ट्रेंच। ठीक, अभी हम देखेंगे कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है। समुद्री नितल की इन संरचनाओं का अध्ययन उपग्रहों तथा प्रतिध्वनि गहराई मापन तकनीक की सहायता से किया जाता है। ये आपका एक थ्योरी रही है। थ्योरी बीच बीच में इसमें डाल दिया है ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए लिखना किस तरीके से है, क्या है। ये आपका स्थल हो गया। ये क्या है? महाद्वीपीय मग्नतट हो गया। ये देखिए, फिर यहाँ पर क्या है? महाद्वीपीय हो गया। इस तरीके से ढलान मिलती है आपको।
ये आपका ढलान आ गया अचानक में। फिर इसके बाद क्या है, ये आपका नितल मैदान मिल गया, यानी कि सपाट मैदान हो गया। फिर इसके ऊपर नीचे आपका एक थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ भाग मिलेगा, जिसे गुआट कहा जाता है। थोड़ा सा फिर आपको इस तरीके से गुंबदकार का मिलेगा, जिसे कटक कहते हैं। कटक के बाद फिर यहाँ पर आपको एक और कोन टाइप का मिलेगा, जो द्वीप होता है। आपने जैसे लक्षद्वीप देखा होगा, पृथ्वी के जो समुद्र के चारों तरफ पानी, मतलब चारों तरफ सब पानी होता है, समुद्र होता है, बीच में एक द्वीप बन जाता है, उभरा हुआ एक स्थान। फिर यहाँ पर आते हैं तो समुद्र की सबसे गहरी खाई क्या होती है, गर्त कहलाती है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा जब आप बाहर आते हैं, मध्य महासागरीय क्या होते हैं, ये कटक कहलाते हैं। ये वाला भाग क्या है, कटक है आपका। ठीक, ये आपके महासागरीय तंत्र के उच्चावच हैं, जिन्हें हम और आगे जब एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो आपका इतना ही पार्ट है। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मेरियाना ट्रंच की। किसकी, मेरियाना ट्रंच। ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ये आपका मेरियाना ट्रेंच कहलाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में, यानी कि प्रशांत महासागर में। ठीक है, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त कह सकते हैं तो मेरियाना ट्रेंच है। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जो हमारा पॉइंट है, सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अवधारणा क्या है, मेंटल से जो उठने वाली संवहन धाराओं के कारण महासागरीय क्रस्ट में दरारें पड़ती हैं, नया मैग्मा बाहर आता है और समुद्र का जो तल निरंतर विपरीत दिशाओं में फैल जाता है। ठीक, पृथ्वी का आकार नहीं बढ़ रहा है, बल्कि समुद्र का तल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह फैल रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, सागर नितल प्रसरण कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका मैग्मा है, इस तरीके से क्या है, ये आपका मेंटल है, और मेंटल से क्या हो रहा है, मैग्मा क्या हो रहा है, क्रस्ट की तरफ आ रहा है। ये आपका पूरा सी है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, दरारों से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है, जब ये फैलेगा तो जो समुद्र है, ये समुद्र का क्या होगा, यहाँ पर मतलब क्या होगा, ये एक तरीके से ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से जो समुद्र तल का क्या है, बढ़ाव ज्यादा हो रहा है, इसी कारण से। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सागर नितल प्रसरण कहते हैं। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे तंत्र के बारे में, तनाव और भ्रंश का निर्माण किस तरीके से होता है। जो मैंने आगे आप लोगों को बताया था कि जो दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, और जब दो प्लेटें आपस में दूर होती हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्षैतिज विस्थापन, यहाँ पे मैग्मा जब क्रस्ट के नीचे ये आपका क्षैतिज रूप में बहता है, तो यह अपने साथ क्रस्ट को भी क्या करता है, खिसकाता है। अब जब यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होगा, बहेगा, तो जब बहेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पर। तो जब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ ये तो क्या है, ये प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें क्या होंगी, टकराएंगी। तो जब ये टकराएंगे तो कुछ ना कुछ क्या करेंगी, खिसकना शुरू करेंगी, है ना। तो ये आपका क्या होता है, क्षैतिज विस्थापन की क्रिया उत्पन्न होती है। दूसरा आता है तनाव बल। विपरीत दिशाओं में होने वाले इस विस्थापन के कारण क्रस्ट पर भयंकर खिंचाव या तनाव बल उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये मैग्मा है, ये मेंटल है, ये मैग्मा है आपका। जब ये मैग्मा इस तरीके से विपरीत दिशा में बहेगा
तो क्रस्ट पे क्या होगा, कहीं ना कहीं खिंचाव पड़ेगा, और जब ये खिंचाव पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये क्रैक होंगी। जैसे यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट आप देखो, यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, इस निरंतर तनाव के कारण, ये वाला जो तनाव है, इसके निरंतर प्रक्रिया के कारण महासागरीय क्रस्ट टूट जाती हैं और एक गहरी दरार या भ्रंश का निर्माण करती हैं इस तरीके से। अब ये क्या है, ये दोनों आपस में ब्रेक हो गई और फिर यहाँ पर क्या की, ये भ्रंश का निर्माण की, किसका, भ्रंश का, ये भ्रंश का क्या करती हैं, निर्माण की। ठीक है, अब देखो मैग्मा उद्गार, जैसे नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में। ये आपका क्या है, ये समुद्र है, ये पूरा ये जो आपका दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये समुद्र है आपका। ठीक है, समुद्र के अंदर कैसे, किस तरीके से नवीन स्थलाकृति का निर्माण होता है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नवीन नवनिर्मित भ्रंश के सहारे नीचे का गर्म मैग्मा तेजी से बाहर आता है। इस तरीके से जब ये नया भ्रंश उत्पन्न होता है तो शीतलन प्रक्रिया, जैसे ही यह मैग्मा समुद्र के गहरे ठंडे जल के संपर्क में आता है, यह तेजी से क्या होकर ठंडा हो जाता है और जमने लगता है। और जब जमने लगता है तो यही क्या करता है, नए नए स्थलाकृति का निर्माण करता है। कटक का निर्माण, यह जमा हुआ मैग्मा समुद्र के तल पर एक विशाल पठारी नुमा स्थलाकृति का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। ठीक है, रिच कहते हैं। अब ये कटक आपको समझ में आ गया, एक सेकंड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या है आपका, कन्वेयर बेल्ट जो है आपके, एक मिनट। यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट, जो बेल्ट प्रभाव है, इसके बारे में बात करेंगे। नवीन बनाम पुरानी क्रस्ट क्या होती है, नवीन क्रस्ट क्या होती है, यहाँ पर कि पहले हम पुरानी पढ़ें तो नवीन को हम समझ पाएंगे। लिया, चलो देख लेते हैं। नवीन जो स्थिति क्या है, हमेशा मध्य महासागरीय कटक के बिल्कुल पास ये पाई जाती हैं। यह ताजे मैग्मा के जमने से निरंतर बनती रहती हैं। नवीन जो क्रस्ट, न्यू क्रस्ट होती हैं, और जो दूसरा हमारा होता है पुरानी क्रस्ट, ये क्या होती हैं, कटक के बहुत दूर महाद्वीपों के किनारों के पास ये पाई जाती हैं। ये गर्त, जैसे जैसे नया मैग्मा कटक पर आता है, वह पुरानी क्रस्ट को किनारे की ओर ढकेल देता है। ठीक है, तो ये जो आपका रहा है संवहन धारा सिद्धांत, इसको हमने यहाँ पर कवर किया। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट कवर करेंगे वो करेंगे गतिशील पृथ्वी की रूपरेखा, यानी कि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी प्लेट टेक्टोनिक है विवर्तन के सिद्धांत के बारे में कवर करेंगे। जब ये आपको अब जो संवहन धारा सिद्धांत समझ में आ गया है तो आपको आगे प्लेट टेक्टोनिक समझने में आसानी होगी। मैंने बहुत प्रयास किया है आपको समझाने का, मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको ईजिली लैंग्वेज में उसे समझा सकूं। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम साथ साथ में PYQs भी लेकर चलेंगे और क्लासेस भी लेकर चलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ लोग हैं कि जो मुझे फर्जी के कमेंट करते हैं, वो आप ना करें। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, आप मुझसे क्लासेस के बारे में अपने डाउट को लेकर, कोई आपको आपकी गाइडेंस चाहिए, आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आप 24/7 में अगर मुझे आप मैसेज करेंगे ना, मैं
अवेलेबल रहूँगी आपके लिए। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो आपका पीएचडी हो, चाहे आपका यूजी हो, पीजी हो आपका, या फिर आपकी कोई भी ए टू जेड अगर आप यहाँ पे चीज़ों के बारे में मुझसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, जो भी कंपटीशन है लाइक दैट पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस के बारे में अगर आप ले रहे हैं, यूजीसी नेट के बारे में आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। देखो वनडे एग्जाम के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम मैंने कभी दिया नहीं, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टेट लेवल पीसीएस है उसके बारे में अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, या फिर आप ऑप्शनल कोई डिस्कस करना चाहते हैं, उससे आप लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट तो पूरा है ही हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हम उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आप मुझे जब भी कमेंट करेंगे, कोशिश करें कि आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे करें, टेलीग्राम चैनल से मुझे कन्वर्सेशन करें। आप मुझे एक बार कमेंट कर दें, जो भी आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं आप यूट्यूब पे कमेंट करें, और फिर उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से मुझसे कनेक्ट करके आप वहाँ से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही आप सबको मेरा नंबर भी शेयर होगा, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। अप्रैल आ गया है, इसी आपका फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक का आपके फॉर्म्स भी आ जाएंगे, तो आप लोग फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक का जो सो रहे हैं वो जग जाएं, पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लेते हैं आपसे अलविदा। तो बाय बाय, टेक केयर।